Hello friends, today we will discuss on the topic learning. The first question, what the learning means? Now, a very simple definition or common definition of learning is given there. Learning is defined any relatively permanent change in behavior or behavior potential produced by experience or trial and error. This is a very simple definition which defines the change in our behavior is called learning. But in this simple definitions, there are some noteworthy points are there. The first noteworthy point is relatively permanent change. Many of our behavior is changed due to the fatigue reason, due to some illness or due to some drug consumption. That is not considered as a learning. The second point is maturity. Our behavior has also changed due to maturity or physical growth. That is also not considered as learning. The third point is vicarious as well as direct experience. We change our behavior by vicarious and as well as direct experience. We learn both the things by observing other people's. That is called learning. And the fourth and the most important point, that in learning there is a change in behavior. That change in behavior is not always in the same direction. It occurs in both directions, positive and negative. That's why we acquired both habits, positive and negative. Today we will discuss on classical conditioning. There are various theories of learning. Today we start with classical conditioning. What is classical conditioning? Because learning is the key concept of human behavior and various theories are given by different psychologists. Classical conditioning theory is given by Ivan Pavlov, a Russian psychologist in early 20th century. How condition process occurs. In this theory, firstly we defined, इन्होंने एक डॉग पे एक्सपेरिमेंट किया और उस डॉग पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट करने के लिए एक हंग्री डॉग को लिया था. इस हंग्री डॉग को के पहले खाना देने के पहले एक बेल बजाई जाती थी. इस बेल को सुनकर डॉग कोई भी रेस्पॉन्स नहीं देता था. जब सेवरल टाइम्स बेल और फूड को एक साथ प्रस्तुत किया जाने लगा टाइम इंटरवल के साथ, तो धीरे धीरे डॉग बेल की आवाज को सुनकर वही सैलाइवेशन करता था जो वो फूड को खाते समय करता था. तो देयर इज द कंडीशनिंग ऑफ टू स्टिमुलस. फर्स्ट कंडीशनिंग, फर्स्ट फूड और बेल के बीच में कोई भी संबंध नहीं था, बट एक भूखे कुत्ते ने इन दोनों के बीच के संबंध को सीखा है और इसके द्वारा ये सीखना ही लर्निंग है. दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग. यही कॉन्सेप्ट इवान पेवलोव ने समझाने की अपने एक्सपेरिमेंट के द्वारा कोशिश की थी. फर्स्टली जहां पर बेल किसी भी रेस्पॉन्स को प्रोवोक नहीं करता था, वहां जब बेल को बार बार फूड के साथ प्रस्तुत किया जाने लगा तो फूड के प्रति जो नेचुरल अकरेंस होती थी सैलाइवेशन की, वो फूड के प्रति और बेल के प्रति स्वाभाविक रूप से होने लगी. और जब इस प्रकार के संबंध को डॉग ने सीख लिया तो धीरे धीरे उसने बेल के प्रति भी वही अनुक्रिया की जो वह फूड के प्रति करता था. इस प्रकार की कंडीशनिंग में यदि हम देखें तो हमें 4 कॉन्सेप्ट्स देखने को मिलते हैं. देयर आर 4 कॉन्सेप्ट्स आर देयर. अनकंडीशनड स्टिमुलस, कंडीशनड स्टिमुलस, अनकंडीशनड रेस्पॉन्स एंड कंडीशनड रेस्पॉन्स. कंडीशनड और अनकंडीशनड स्टिमुलस क्या है? फर्स्टली वी डिस्क्राइब दीज थिंग्स. अनकंडीशनड स्टिमुलस उस स्टिमुलस को कहते हैं जो नेचुरली उसी अनुक्रिया को दीप्त करता है जो स्वाभाविक रूप से होती है. जैसे भूखा व्यक्ति जब खाने को देखता है तो उसमें सैलाइवेशन होता है. दैट इज अ नेचुरल रेस्पॉन्स एंड दैट इज कॉल्ड अनकंडीशनड रेस्पॉन्स. द सेकेंड थिंग इज कंडीशनड स्टिमुलस. जब खाने के थोड़ी देर पहले बार बार बेल को प्रस्तुत किया जाता था तो उस कुत्ते ने इन दोनों के संबंध को सीखा है और जो वह भोजन के प्रति अनुक्रिया करता था वही अनुक्रिया वो बेल के प्रति करने लगा. तो बेल का संबंध उसने फूड से जोड़ना सीखा. दैट इज कॉल्ड कंडीशनड स्टिमुलस. और बेल के प्रति भी वही अनुक्रिया करने लगा जो वह फूड के प्रति करता था. फूड इज द स्वाभाविक, फूड इज द नेचुरल रेस्पॉन्स. दैट इज ऑल्सो कॉल्ड कंडीशनड रेस्पॉन्स. नाउ आफ्टर कंडीशनिंग, बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन क्लासिकल कंडीशनिंग. द फर्स्ट इज एक्विजिशन. एक्विजिशन मीन्स अर्जन. यहां पर हम कुछ अर्जित करते हैं. एक्विजिशन मीन्स
हम जो कंडीशनड और अनकंडीशनड स्टिमुलस के बीच के संबंध को अर्जित कर रहे हैं, दैट इज डिनोटेड बाय एक्विजिशन. द सेकेंड thing is temporal sequence of conditioned and stimulus and unconditioned stimulus. It is not very important that how many times conditioned stimulus and unconditioned stimulus is presenting the trials. The second important thing is their temporal sequence, इनके बीच का संबंध कैसे है, इनको समय के आधार पर किस क्रम में प्रस्तुत किया जा रहा है. There are 4 types of temporal sequence. The first one is simultaneous conditioning. Simultaneous conditioning में conditioned stimulus और unconditioned stimulus दोनों एक साथ प्रस्तुत किए जाते हैं और दोनों एक साथ ही समाप्त किए जाते हैं. For example, फूड और बेल को एक साथ शुरू किया गया और एक साथ ही समाप्त कर दिया गया. दैट इज कॉल्ड साइमल्टेनियस कंडीशनिंग. द सेकेंड वन इज डिलेड कंडीशनिंग एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज ऑल्सो यूज्ड बाय इवान पावलोव इन देयर ओन एक्सपेरिमेंट ऑफ डॉग. यहां पर कंडीशनड स्टिमुलस को हम पहले शुरू करते हैं और जब वो शुरू हो जाता है उसके कुछ समय बाद अनकंडीशनड स्टिमुलस को प्रस्तुत किया जाता है. उसके बाद कंडीशनड स्टिमुलस थोड़ी देर बाद, अनकंडीशनड स्टिमुलस के शुरू होने के थोड़ी देर बाद समाप्त हो जाता है और अनकंडीशनड स्टिमुलस कंडीशनड स्टिमुलस के समाप्त होने के थोड़ी देर बाद समाप्त होता है. दैट इज बेस्ट टाइप ऑफ कंडीशनिंग. यहां पर कंडीशनड स्टिमुलस, यहां पर पहले हमने बेल की आवाज शुरू की. शुरू करने के थोड़ी देर बाद इवान पावलोव ने भूखे कुत्ते को भोजन दिया और उसके थोड़ी देर बाद बेल की आवाज को समाप्त कर दिया गया और भोजन उसके बाद हटाया गया. दिस इज कॉल्ड डिलेड कंडीशनिंग. A third type of conditioning, temporal sequence, that is trace conditioning. Trace conditioning में conditioned stimulus पहले शुरू होता है और जैसे ही वो समाप्त होता है उसके बाद अनकंडीशनड स्टिमुलस को प्रस्तुत किया जाता है और उसके थोड़ी देर बाद समाप्त किया जाता है. जस्ट लाइक इवान पावलोव के एक्सपेरिमेंट में एक भूखे कुत्ते के सामने पहले बेल को प्रस्तुत, बेल की आवाज सुनाई जाती थी और जैसे ही बेल की ध्वनि खत्म होती थी उसके सामने भोजन प्रस्तुत किया जाता था और थोड़ी देर बाद भोजन हटा लिया जाता था. दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ ट्रेस कंडीशनिंग, जहां ट्रेसेस के आधार पर कंडीशनिंग हो रही है. And the last type of is backward conditioning, that is temporal sequence of last backward conditioning where there is a reverse format. रिवर्स फॉर्मेट, यहां पर हम अनकंडीशनड स्टिमुलस को पहले शुरू करते हैं और खत्म करते हैं और उसके बाद कंडीशनड स्टिमुलस को प्रस्तुत किया जाता है. जस्ट लाइक कि इवान पावलोव के एक्सपेरिमेंट में जहां वह पहले भूखे कुत्ते को पहले भोजन प्रस्तुत कर देते थे और जब वो भोजन समाप्त कर देता था तब घंटी की आवाज शुरू करते थे और घंटी की आवाज खत्म करते थे. इस प्रकार की जो कंडीशनिंग होती है, यहां पर कंडीशनिंग स्थापित होने में थोड़ा समय लगता है. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज डिलेड conditioning. That is the most important temporal sequence of conditioned and unconditioned. Besides two basic concepts, the first one is acquisition, second one is temporal sequence, the third one is extinction. Extinction is also important point. यहां पर इसको हिंदी में हम विलोप बोलते हैं. विलोप में जब कंडीशनड स्टिमुलस के बाद अनकंडीशनड स्टिमुलस को साथ साथ बार बार प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो कुत्ते ने जो अनुक्रिया सीखी थी सैलाइवेशन की वो धीरे धीरे विलुप्त होने लगती है. दैट इज कॉल्ड एक्सटिंक्शन. जो दो चरों के बीच के संबंध को सीखा गया था वो जब विलुप्त हो जाता है, दैट पावर इज कॉल्ड एक्सटिंक्शन. द फोर्थ पॉइंट इज स्पॉन्टेनियस रिकवरी और रिकंडीशनिंग. एक बार यदि एक्सटिंक्शन हो जाता है और उसके बाद अचानक से फिर कंडीशनड स्टिमुलस को प्रस्तुत किया जाए और अगेन वो कुत्ता सैलाइवेशन की अनुक्रिया करने लगता है जो एक बार विलुप्त हो चुकी थी, तो दैट पॉइंट इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस रिकवरी और रिकंडीशनिंग. दैट इज ऑल्सो सीन इन द एक्सपेरिमेंट. Fifth thing is generalization. Generalization is a very similar, very important concept. और इस generalization में ये बताया गया था कि जब एक बार भूखा कुत्ता बैल के प्रति और भोजन के बीच के संबंध को सीख लेता है तो वो धीरे धीरे बैल से मिलती जुलती आवाज के प्रति भी सैलाइवेशन की अनुक्रिया करता था. तो बैल और दूसरी मिलती जुलती ध्वनि के प्रति वही समान अनुक्रिया करने की प्रवृत्ति जनरलाइजेशन या सामान्यीकरण की प्रक्रिया के नाम से जानी जाती है. द लास्ट कॉन्सेप्ट इज डिस्क्रिमिनेशन. डिस्क्रिमिनेशन इज अपोजिट टू
जनरलाइजेशन, दोनों मिलते जुलते हैं लेकिन एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत है। जहां जनरलाइजेशन में मिलते जुलते उद्दीपक के प्रति भी कुत्ता वही अनुक्रिया कर रहा था जो वह सीखी गई थी उद्दीपक के प्रति करता था, डिस्क्रिमिनेशन में बिल्कुल विपरीत करता है, वहां वह दो उद्दीपकों के बीच विभिन्न तरीके से प्रतिक्रिया करता है, दैट इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेशन। There is also very important point. There is the evaluation of classical conditioning of Pavlov. Pavlov की क्लासिकल कंडीशनिंग की बहुत सी व्याख्याएं हुई, बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझाया गया, बट इनकी थ्योरीज में कुछ हम इवेल्युएशन भी कर सकते हैं। जहां इसमें कुछ प्लस पॉइंट्स की बात हुई है वहां कुछ निगेटिव पॉइंट्स की भी बात हुई है। इनकी थ्योरी के निगेटिव पॉइंट्स में कहा गया कि दो चरों के बीच के संबंध को हम सीखते हैं और उसके लिए हमें लगातार कुछ ट्रायल्स देने पड़ते हैं संबंधों को सीखने के लिए। बट टोलमैन और हॉन्जिक ने अपनी स्टडी के द्वारा इस चीज को प्रूफ किया है कि परफॉर्मेंस देने के लिए हमारे बीच में रीइंफोर्समेंट होना जरूरी है, लेकिन हम सीख जाते हैं। सीखने के लिए हमें किसी रीइंफोर्समेंट की जरूरत नहीं होती है, केवल परफॉर्मेंस देने के लिए हमें रीइंफोर्समेंट की जरूरत पड़ती है। सेकंड जो इनके बात के निगेटिव पॉइंट निकाला गया या इनकी आलोचना इस आधार पर की गई कि किसी चीज को सीखने के लिए हमें संबंधों को बार बार दोहराना पड़ता है, जो कि गलत सिद्ध हुई। एक उदाहरण के द्वारा इस बात को समझा सकते हैं कि जब एक व्यक्ति गर्म बर्तन को छूता है तो वो जल जाता है और इस चीज को सीख लेता है कि हमें गर्म बर्तन को नहीं छूना है, उसके लिए हमें उसे बार बार प्रयास नहीं कराने पड़ते हैं। थर्ड जो इनका मेन बात की गई इनके क्रिटिसिज्म में वो ये कही गई इवान पावलोव के कि इनकी थ्योरी मैकेनिकली आदमी को ट्रीट करती है। जहां पर एक भूखा कुत्ता था वहां उसे बंधनों से युक्त करके एक द्वार पे खड़ा कर दिया गया था। बट हमारी जिंदगी की बहुत सी चीजें इतनी पैसिव नहीं होती, हम बहुत एक्टिवली बिहेव करते हैं। After all these criticisms, it is very important theory that is the motivational theory for other psychologists। और आज भी इस थ्योरी को हम विभिन्न प्रकार के जो अपने फोबियाज लर्न करते हैं उसमें आज इस थ्योरी का उपयोग करते हैं। और इस थ्योरी ने आगे चलकर बहुत से साइकोलॉजिस्ट को मोटिवेट किया है कि वो अपना काम आगे बढ़ा सके और डिफरेंट थ्योरीज इनके अपोज में सामने आई हैं। The second theory of learning is observational learning. What is the meaning of observational learning? There is a simple definition. Observation learning is the acquisition of new information, concepts or forms of behavior through exposure to others and the consequences they experience. साधारण भाषा में कहें तो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग बांदुरा के द्वारा सबसे पहले प्रस्तुत की गई थी, एल्बर्ट बांदुरा के द्वारा, और उन्होंने इसको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की कि ऑब्जर्वेशनल लर्निंग में हम दूसरे व्यक्तियों को कोई नया व्यवहार या कोई पुराना व्यवहार करते हुए देखते हैं और उसे सीखते हैं और उन्होंने उसका क्या एक्सपीरियंस फ्लो किया है उसको आधार पे हम उस व्यवहार को आगे परस्यू करते हैं। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ observational learning. Now, question arises how observational learning occurs. ऑब्जर्वेशन दूसरे के व्यवहार को जब हम देखते हैं तो कैसे सीखते हैं, इसके लिए चार बेसिक कॉन्सेप्ट्स काम करते हैं। सबसे पहले हमें जिस व्यवहार को दूसरे व्यक्ति के सीखना है उस पर हमें अपना ध्यान केंद्रित करना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड पे अटेंशन। द सेकेंड थिंग इज रिमेंबर्ड। जिस व्यवहार पर हमने ध्यान केंद्रित किया है और जिसे हम सीखना चाहते हैं उसके लिए सेकेंड प्रोसेस उसको याद रखना भी जरूरी है। द थर्ड पॉइंट द पजेस द एबिलिटी। थर्ड पॉइंट हमें वो योग्यता होनी चाहिए कि उस ध्यान दिए व्यवहार जिसको हमने याद रखा है उसको हम कर भी सकें थ्रू अवर रिमेंबरिंग और मेमोरी। एंड द फोर्थ पॉइंट वी आर मोटिवेटेड। जब तक हम किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित नहीं होंगे तब तक हम वो व्यवहार नहीं देखते हैं, ना उस पर ध्यान देते हैं, ना हम उसको सीखते हैं और ना हम उसमें अपनी योग्यता का प्रयोग करते हैं। दिस इज द फोर बेसिक कॉन्सेप्ट और इसको हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझा सकते हैं। सपोज करिए कि कोई व्यक्ति डांस को सीखना चाहता है। डांस को सीखना ऑब्जर्वेशनल लर्निंग का सबसे एक अच्छा उदाहरण है, जिसमें सबसे पहले जब व्यक्ति किसी व्यक्ति के डांस को देखता है तो उस पर ध्यान केंद्रित करता है। ध्यान केंद्रित करने के बाद उसके स्टेप्स को याद रखता है, दैट इज कॉल्ड रिमेंबरिंग। साथ ही साथ
थर्ड पॉइंट पजेस द एबिलिटी, अब उस व्यक्ति में भी ये योग्यता होती है कि वो इन स्टेप्स को कर सके। एंड द लास्ट पॉइंट इज मोटिवेशन, व्यक्ति स्वयं जब तक उस डांस को सीखने के लिए उत्सुक नहीं होगा, प्रेरित नहीं होगा, ना व्यक्ति उस पर ध्यान देगा, ना उसको याद रखेगा, ना अपनी योग्यता का उपयोग करेगा। तो इस एक एग्जाम्पल के द्वारा ऑब्जर्वेशनल लर्निंग को बहुत अच्छे से समझाया जा सकता है, जिस संदर्भ में बांदुरा ने एक बोबो डॉल का एक्सपेरिमेंट भी फेमस है। थैंक यू।